सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत के व्याकरण का पहला पाठ जिसका नाम समास है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम यहाँ पे उपसर्ग है और अस धातु है। सम का मतलब होता है सम्यक प्रकार यानी अच्छे तरह से, और अस धातु का मतलब होता है रखना। सम उपसर्ग है और अस धातु है। इन्हीं दोनों पदों से मिलकर समास शब्द बना है, जिसका अर्थ प्रायः वही है जो संक्षेप शब्द का होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अनेक शब्दों या पदों का परस्पर मिलकर एक पद बन जाना ही समास कहलाता है। जब बहुत सारे शब्द या दो से अधिक पद आपस में मिलकर परस्पर यानी आपस में मिलकर एक पद बन जाते हैं, उसे ही हम समास कहते हैं। संस्कृत में हम लोग डिफिनीशन देखते हैं यानी परिभाषा देखते हैं। जैसे अनेक पदानाम एक पदी भावः समासः, इसका संस्कृत में परिभाषा है अनेक पदानाम एक पदी भावः समासः, अर्थात जब दो या दो से अधिक पद या अनेक पद आपस में मिलकर अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिलकर एक पद हो जाते हैं, उसे समास कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिलकर एक पद हो जाते हैं, एक शब्द बन जाते हैं, उसे समास कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल यथा यानी जैसे राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, का यानी षष्ठी विभक्ति समानाधिकारक। तो यहाँ पे हम उसका विग्रह करेंगे राज्ञः पुत्र। राजा में षष्ठी विभक्ति लगेगा तो उसका रूप राज्ञ होगा, तो इसका अर्थ हुआ राजा का पुत्र। जब राजा का पुत्र वर्ड है तो यानी ये तीन पद हैं, एक राजा, एक का और एक पुत्र। तो जब ये दोनों पद राजा और पुत्र आपस में मिल रहे हैं तो का जो चिन्ह है, का जो पद है उसका लोप हो जा रहा है, तो ये राजपुत्र बन जा रहा है। तो अभी हमने समझा, समास की परिभाषा में समझा कि जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं और उनमें विभक्तियों का यानी चिन्हों का लोप हो जाता है तो उसी को समास कहते हैं। तो का यहाँ पे जो चिन्ह है, जो विभक्ति है, उसका लोप हो गया है और ये राजपुत्र वर्ड बन गया है, तो ये इसी को समास कहते हैं। और इसमें षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है और अंतिम पद प्रधान है। यहाँ पे राजा की बात नहीं की जा रही है, उसके पुत्र की बात की जा रही है, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब एक एक करके हम लोग समास के भेदों को पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास, इसका संस्कृत में डिफिनीशन होगा पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः, अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय होता है या पहला पद उपसर्ग होता है या पहला पद प्रधान होता है तथा विग्रह करने में कभी कभी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कह रहा है कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, पहला पद उपसर्ग होता है, पहला पद प्रधान होता है तथा विग्रह करने में कभी कभी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है यानी शब्द दोहराते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। इसमें जो दो पद रहते हैं उसमें पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, किंतु जब दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर अव्यय ही हो जाते हैं, तो वह अव्ययी भाव समास होता है। इस समास में अंत में हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन होता है, यानी इसमें जो भी वर्ड आएंगे उसमें अंत में नपुंसक लिंग एक वचन ही होगा। अब हम लोग अव्ययी भाव समास को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अव्ययी भाव समास जिसमें भी रहेगा, जिस वर्ड में भी रहेगा, उसको पहचानने का नियम है कि या तो पहला पद अव्यय रहेगा, नहीं तो पहला पद उपसर्ग होगा या पहला पद प्रधान होगा। और कभी कभी विग्रह करेंगे तो वर्ड दोहराएंगे, शब्द दोहराएंगे, तो उसे हम अव्ययी भाव समास
कहेंगे। इसमें पहला जो पद होता है हमेशा अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। जो दो वर्ड मिलते हैं तो पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों अव्यय ही हो जाते हैं। इस समास का हर वर्ड, जो भी अव्ययी भाव समास में वर्ड रहता है, उसमें हमेशा अंत में नपुंसक लिंग एक वचन लगा रहता है। अब अव्ययी भाव समास का हम लोगों को 10th के सिलेबस में इन्हीं अव्ययों को पढ़ना है या उपसर्गों को पढ़ना है, जैसे कि उप है, निर है, निश है, अनु है, प्रति है, यथा है और स है। इतना ही उपसर्ग हम लोगों को सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। अब पहला हम लोग देखते हैं, जैसे कि उप है। उप का अर्थ समीपम होता है, यानी पास होता है। उप जिस भी वर्ड में लगा रहता है उसमें हम लोग विग्रह करने में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे उपग्रामम, यहाँ पे उप जो है अव्यय है, उप जो है अव्यय है और उप का अर्थ समीपम होता है यानी पास होता है। अब यहाँ पे ग्रामम, उपग्रामम जो वर्ड है तो अंत में नपुंसक लिंग एक वचन लगा हुआ है और इसका विग्रह करेंगे तो षष्ठी विभक्ति लगेगा। अब यहाँ पे कह रहा था अव्ययी भाव समास का एक शर्त था कि पहला पद अव्यय रहेगा और दूसरा पद संज्ञा रहेगा। तो ग्रामम जो है संज्ञा है और उप जो है अव्यय है, और जब दोनों मिल गए हैं तो उपग्रामम वर्ड बना है, तो ये दोनों मिलकर अव्यय बन गए हैं। अब इसका विग्रह करेंगे तो हमने अभी पढ़ा कि समीपम लगा के विग्रह करना है और षष्ठी विभक्ति लगाना है। तो ग्रामम में हम लोग षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो ग्रामस्य होगा और उसमें समीपम जोड़ देंगे, तो उपग्रामम का इस तरह समास विग्रह हुआ, ग्रामस्य समीपम। ठीक वैसे ही उपनगरम का समास विग्रह हुआ, नगरस्य समीपम। भी उप लगे वर्ड होंगे उनका विग्रह हम ऐसे समीपम लगा करके और षष्ठी विभक्ति लगा करके करेंगे। अगला हमारा उपसर्ग है निर या निश, जिसका मतलब अभाव होता है। संस्कृत में अभावः कहते हैं, जिसका अर्थ न होना या कमी होता है। इसमें हम लोग षष्ठी विभक्ति लगा करके इसका विग्रह करते हैं और निर या निश का मतलब अभावः से लिखते हैं। जैसे कि निर्जनम वर्ड है तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। निर्जनम अर्थात जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं हो, सुनसान जगह को निर्जन स्थान कहते हैं। तो इसका विग्रह करेंगे षष्ठी विभक्ति में तो हमारा होगा जनानाम अभावः, यानी जहाँ लोगों का अभाव हो, जहाँ लोगों की कमी हो। तो निर का अर्थ अभावः हो गया और जनाना में हम लोगों ने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। निर जो है ये उपसर्ग है और निर्जनम जो वर्ड है उसमें देखेंगे कि अंत में नपुंसक लिंग एक वचन लगा हुआ है। निर प्रत्यय है, उपसर्ग है, इससे हम पहचान ले रहे हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। या जन्म केवल कहेंगे तो लोग, कौन से लोगों की या लोगों के बारे में क्या बात की जा रही है पता नहीं चल रहा है। और निर्जनम कहते हैं तो यानी जहाँ लोगों का अभाव हो, तो इसलिए पहला पद प्रधान हुआ और इसका विग्रह होगा जनानाम अभावः। वैसे ही निष्कार्यम अर्थात कार्यानाम अभावः, निष्फलम फलानाम अभावः। ऐसे ही नीर और निश वाले जितने भी वर्ड रहेंगे उसमें हम लोग षष्ठी विभक्ति लगा करके और अभावः लिख देंगे तो उसका विग्रह सही होगा। एक और शर्त इसमें जानते हैं कि यदि विग्रह के पहले शब्द का पहला अक्षर मीन्स जैसे कि फलानाम है तो कह रहा है कि यदि विग्रह के पहले शब्द का पहला अक्षर यदि क ख या प फ हो तो नीर का निश हो जाता है। यानी विग्रह का जैसे कि यहाँ पे जनानाम है तो उसका नहीं होगा, यहाँ पे कार्याणाम है तो यहाँ पे क्या शर्त है कि क ख होगा नहीं तो प फ होगा, तो यहाँ पे क है तो इसलिए यहाँ पे निश लगा है। जहाँ पे क ख होगा या प फ होगा विग्रह का पहला अक्षर, पहला शब्द, पहले शब्द का पहला अक्षर, वहाँ पे हम लोग नीर नहीं लिख करके निश लिखेंगे और बाकी सब शब्दों में नीर होता है। जैसे कि निर्धना है तो वहाँ पे नीर क्यों लगा है, क्योंकि ध है, क ख या प फ नहीं आ रहा है। जैसे निर्जनम वर्ड है तो यहाँ पे ज है, क ख या प फ नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे नीर का प्रयोग हुआ है। और अगर यहाँ पे क ख रहता है या प फ रहता है तो वहाँ पे हम लोग समझ गए
कि अगर विग्रह के पहले शब्द का पहला अक्षर क ख या प फ हो तो नीर उपसर्ग का निश हो जाता है। अगला उपसर्ग है अनु, अर्थात योग्यम और पश्चात दोनों अर्थ होता है। पश्चात यानी पीछे या बाद में, और योग्यम यानी योग्यता। योग्यता यानी गुण, विशेषता। जिस वर्ड में किसी की विशेषता बताई जाएगी उसमें हम योग्यम लगा के विग्रह करेंगे, और जिसमें विशेषता के अलावा जैसे कि नाम हो या किसी जानवर के लिए संबोधन किया जा रहा हो या कोई विशेषता को छोड़ करके, विशेषण को छोड़ करके कोई भी दूसरा वर्ड हो तो उसमें हम पश्चात लगाएंगे, और जितने भी विशेषण वाले योग शब्द रहेंगे उसमें हम योग्यम लगाएंगे। और इसके भी अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि हम वर्डों को देखेंगे, जैसे अनुरामम, तो राम किसी की विशेषता नहीं है, राम एक नाम है, इसमें पश्चात लगाएंगे, रामस्य पश्चात यानी राम के पीछे। अनुगुणम, गुण क्या है? विशेषता है, विशेषण है, तो इसमें हम लगाएंगे गुणस्य योग्यम। अनुमृगम, मृग यानी हिरण होता है और ये जानवर का बोध कराता है, ये किसी की विशेषता नहीं है, इसलिए यहाँ पे पश्चात लगाएंगे, मृगस्य पश्चात। जैसे अनुरूपम वर्ड है तो उसका लिखेंगे रूपस्य योग्यम, क्योंकि रूप यानी सुंदरता किसी की विशेषता होती है। ऐसे ही अनु लगे वर्डों का हम समास विग्रह कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी देखेंगे कि अव्ययी भाव में ये शर्त था कि हमेशा वर्ड नपुंसक लिंग एक वचन में रहेगा। तो यहाँ पे अनुरामम है, अनुगुणम है, अनुमृगम है, ये सब नपुंसक लिंग एक वचन में ही हैं। अगला जो हमारा उपसर्ग है वो है प्रति या अव्यय। अव्यय है वो है प्रति, प्रति एक अव्यय भी है। ये सारे अव्यय और उपसर्ग भी हैं। तो कहता है कि प्रति का अर्थ होता है दोहराना, और प्रति के योग में द्वितीया या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हम लोग विग्रह करने में, समास विग्रह करने में करते हैं। अब हम लोगों ने जो अव्ययी भाव के परिभाषा में एक शर्त पढ़ा था कि इसमें कभी कभी विग्रह करने में वर्ड दोहराते हैं, तो ये बस प्रति के लिए ही लागू होता है, क्योंकि बाकी किसी अव्यय में या उपसर्ग में, उपसर्ग लगे वर्डों में विग्रह करने पर शब्द दोहराते नहीं हैं, बस प्रति रहेगा तो वर्ड दोहराएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, और दूसरा शर्त हमारा था कि हमेशा वर्ड अव्ययी भाव में नपुंसक लिंग एक वचन में रहेगा। तो प्रति गृहम और प्रति जन्म दोनों नपुंसक लिंग एक वचन में है। इसमें जितना भी वर्ड रहेगा अव्ययी भाव समास में वो नपुंसक लिंग एक वचन में ही होगा। अब इसका विग्रह देखते हैं। जैसे कि प्रतिगृहम है, अभी हमने कहा कि प्रति का अर्थ दोहराना भी होता है और इसमें वर्ड दोहराएगा। तो जैसे कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है विग्रह करने में, तो गृहम 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 प्रति, यहाँ पे वर्ड गृहम को दोहराया गया है तो इसका विग्रह होगा गृहम गृहम प्रति, और सप्तमी लगाएंगे तो गृहे गृहे इति होगा। ठीक वैसे ही प्रति जन्म है तो जन्म जन्म प्रति जने जने इति। वैसे ही प्रति वर्षम रहेगा तो वर्षम वर्षम प्रति वर्षे वर्षे इति। प्रति माहे रहेगा तो माहम माहम इति। प्रति माहम वर्ड रहेगा तो होगा माहम माहम प्रति और माहे माहे इति। ऐसे ही प्रति लगे वर्डों को हम समास विग्रह कर सकते हैं। अगला हमारा उपसर्ग या अव्यय है यथा। यथा का मतलब के अनुसार होता है या सामर्थ्य के अनुसार। इसको संस्कृत में इसका अर्थ होता है अनतिक्रम्य। तो जब भी विग्रह करेंगे तो अंतिक्रम्य ही लगाकर विग्रह करेंगे। अब इसके योग में, यथा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जब भी विग्रह करते हैं तो यथा शक्तिम वर्ड है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यथा यहाँ पे अव्यय है, उपसर्ग है, और शक्ति अगर हम कहते हैं तो ये बोध भी नहीं होता है कि कौन सी शक्ति की बात हो रही है या शक्ति के बारे में क्या कहा जा रहा है। लेकिन यथा शक्ति कहते हैं तो उससे पता चलता है कि जितना सामर्थ्य है, जितनी हमारी शक्ति है, उतना ही हम काम कर सकते हैं, यानी शक्ति के अनुसार इसका अर्थ हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं कि अंत में नपुंसक लिंग एक वचन का भी प्रयोग हुआ है। तो सारे शर्तों से ये पता चलता है कि ये अव्ययी भाव समास ही है। अब इसका विग्रह करेंगे तो यथा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, इसलिए हमारा हो गया शक्तिम। शक्तिम अनति क्रम्य, यथा बलम बलम अनति क्रम्य। वैसे ही यथा संभव रहेगा तो संभवम अनति क्रम्य। जितने भी यथा लगे वर्ड रहेंगे उनका हम विग्रह ऐसे ही करेंगे।
यथा अव्यय भी है, यथा उपसर्ग भी है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। अगला और अंतिम उपसर्ग है स। स का मतलब होता है हिंदी में साथ, सहित या समान। इसके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें जब भी विग्रह करेंगे तो तृतीया विभक्ति में विग्रह होगा। वैसे भी हम लोग पढ़े हैं सहार्थे तृतीया, सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है सूत्र के अनुसार भी। तो यहाँ पे देखते हैं कि साथ, साथ का संस्कृत वर्ड सह होता है, शहीद का संस्कृत वर्ड सहितम होता है। अब इसमें जो इसका विग्रह करना हम लोग सीखते हैं। जैसे सव्यंगम वर्ड है तो श यहाँ पे उपसर्ग है, तो इससे पता चलता है कि यह अव्ययी भाव समास है। लास्ट में नपुंसक लिंग एक वचन भी लगा है, इससे भी हम पहचान जाएंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। और व्यंग कहते हैं तो व्यंग के बारे में क्या कहा जा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। और सव्यंगम कहेंगे तो यानी व्यंग के साथ या व्यंग से या व्यंग सहित। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका विग्रह करेंगे तो इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो व्यंगम का तृतीया विभक्ति में व्यंग्यन होगा। इसमें सहितम भी लगा के विग्रह कर सकते हैं, सह भी लगा के विग्रह कर सकते हैं, यानी हमारा व्यंग्यन सह भी हो जाएगा, व्यंग्यन सहितम भी हो जाएगा। वैसे ही सक्रोधम है तो क्रोधेन सहितम और क्रोधेन श, इसका क्रोधेन सहितम या क्रोधेन श होगा, यानी क्रोध के साथ या क्रोध से। शानुजम है तो अनुजेन सहितम या अनुजेन सह, अनुज के साथ या अनुज के साथ ही इसका अर्थ होगा। क्रोध से, जैसे हम देखेंगे कि तृतीया विभक्ति का चिन्ह भी से साथ ही होता है, जिससे संबंध जुड़ता है कारक विभक्ति के अनुसार। ऐसे ही जितने भी स लगे वर्ड होंगे, स आगे लगा रहेगा, स उपसर्ग लगा रहेगा और लास्ट में नपुंसक लिंग एक वचन होगा, तो उसका हम सारे पदों का विग्रह ऐसे ही करेंगे, तृतीया विभक्ति लगा करके करेंगे और सहितम लास्ट में लगाएंगे या सह लगा के उसका विग्रह करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें आशा है कि सभी भैया बहनों को अव्ययी भाव समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब लोग अपने नोटबुक में इसे नोट कर लेंगे। बाकी जो समास बच गए हैं उन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।